बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि आज इट वाज अ बैड डे फॉर PMLN तो गलत नहीं होगा। एक तरफ हम देखते हैं कि आज उनके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत के बाहर ये बात करते दिखाई दिए कि हंसना क्या है, हम तो खुल के रो भी नहीं सकते। फिर उनकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो भी यही बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके साहबजादे हमजा शहबाज को आज दोहा जाते हुए FIA ऑफलोड कर देती है। उनका पासपोर्ट जो है वो तहवील में ले लिया जाता है। ECL पे उनका नाम ऑलरेडी मौजूद है। ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरी तरफ उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनको भी नाब की तरफ से हिरासत में ले लिया जाता है, ज़मानत उनकी खारिज हो जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म साहब अपने वज़रा की जो परफॉर्मेंस है, जो 100 रोज़ की कारकर्दगी है, उसको जज करने में, उसको असेस करने में मसरूफ़ हैं। पता तो यही चला कि तमाम के तमाम वज़रा ही पास हो गए, कुछ की ज़्यादा तारीफ हुई, कुछ की कम हुई। लेकिन ये जो मामला है एहतसाब का, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इस पर बहस अब बढ़ती चली जा रही है। मामला सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ तक का नहीं रह गया बल्कि हुक्मरान जमात तक भी पहुंच चुका है। नैब ने 14 दिसंबर को CM KP के महमूद खान, सीनियर सूबाई वज़ीर आतिफ खान और बैरिस्टर नोमान अजीज़, तीनों का ताल्लुक जो है PTI से है, उनको भी तलब कर लिया है। फिर पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की बात कर लें या बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लें, उनको भी नैब ने तलब कर रखा है। तो ये दायरा जो है वो वसी होता जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि पेस, रफ्तार नैब की परफॉर्मेंस की वो बहुत कम है। नैब की तरफ से कन्विक्शन रेट 7% बताते हैं, जिस पर चेयरमैन नैब कहते हैं कि 0 लगाना भूल गए थे, 70% है। इन तमाम मामलात पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर आइनी और कानूनी माहिर, बहुत ही मोहतरम हमारे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आई थिंक आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं उसी पर बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है PMLN के साथ? ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक के केस में आपको लगता है कि ये यकीनी था, नज़र आ रहा था, नविश्ता दीवार था? ख़ास तौर से जब कैसर अमीन बट के जो इंकशाफात आए, जो इंटरोगेशन में उन्होंने चीज़ें कहीं, वादा माफ गवाह बने, उसके बाद इन्होंने जेल जाना ही था। कैसर अमीन बट की गिरफ्तारी इनके लिए काफ़ी अहम इस केस में साबित हुई है और होगी। जो बज़ाहिर तफसीलात बाहर निकली हैं, पर मुझे वैसे दुख हुआ ख्वाजा साद रफ़ीक को ख़ास तौर पे गिरफ़्तार होते देख के। मैं ये कहूँगा, अच्छा, मतलब है कि वो You have a soft corner for him? I have a soft corner. अच्छा, and what's the reason? नहीं, वो एक बिजला संघ किस्म का सियासतदान है और सियासत बड़ी धूम धड़के से करता है। हम तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जी बोलते रहे, एक दूसरे पे से बड़ी सख्त हमारी तो एक्सचेंजेस हुए हैं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में भी एक ज़माने में और सेनेट में भी, दोनों जो ईवानों में मैं रह चुका हूँ। पर ये इनको समझ आना चाहिए था कि ये मामला शायद इस नज तक पहुंच जाए। ठीक है। और ख़ास कर बट की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि बट एक क्रूशल आदमी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मुझे लगता है इनको कुछ एहसास होता जा रहा था कि ये होना है। सबको ही नून लीग में, लीडरशिप में ठीक है, एक एहसास है कि क्योंकि आप देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ कितने खामोश हैं और मरियम कितनी खामोश हैं। आज बस उनके दिल की बात थोड़ी सी आई ज़बान पे। वो कहते हैं कि हम खुल के हंस क्या सके, हम तो खुल के रो भी नहीं सकते। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा जी। अच्छा, तो वो अब उनकी बेबसी का आलम उनको नजर आ रहा है। क्यों है इतने बेबस वो? और आपने देखा कि दावे, नारे, ट्वीट्स, क्यों खामोश क्यों हो गए? और आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने भी कितना रवैया, मैंने मीडिया पे ही देखा, बड़ा दबा दबा सा रखा जी। वो बंदा जो कि आंतड़ों से
माल निकाल के और सड़कों पे रस्से डाल के घसीटने की बातें करता था, और मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा अगर ये ना मैंने कर दिया, वो ना कर दिया, और सारा स्विट्ज़रलैंड कैसे सरमाया सारे का सारा वापस ना ले आया। वो कितने धीमे अंदाज में ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कम अज़ कम इनको तो ये इल्म हो गया जो टॉप लीडरशिप है कि इनके लिए मामलात ख़राब हैं, बट सर शहादतें और सबूत। बट ये खामोशी जो है ये उस दूर अंदेशी का नतीजा है कि इन्होंने देख लिया कि इनके लिए मामला आगे बिगड़ेगा, या फिर वो जो बहुत सारे लोग इशारों कनायों में किसी डील का जिक्र करते हैं कि खामोश हो जाएं तो शायद जान बख्शी हो सकती है, निकल सकते हैं। ख्वाहिश तो इनकी यही होगी कि खामोशी से कुछ मिल जाए, बात मजीद ना बिगड़े। अच्छा, वरना मियाँ साहब का देखें ना कि मियाँ साहब जेल काटने में उनका कोई रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जिस तरह जेल काटी जाती है, आपको अक्टूबर 1999 में गिरफ़्तार किया गया, तो जो अब बातें निकलती हैं मार्च तक, यानी 5 महीने के बाद ही उन्होंने हरेरी, सऊदीज़, क्लिंटन्स, मार्क लायल ग्रांट, इन सब को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया कि मुशर्रफ पे कुछ प्रेशर डालें, और मुशर्रफ से फिर वो डील हुई जो अखबारों में जो छप चुकी है, 10 साल का मुआहदा। तो उनके लिए वापस आ जाना, 10 साल सज़ा हुई और बेटी को भी ले आना, एक बड़ी उनकी प्यारी बेटी, उसको भी, जिसको 7 साल सज़ा हुई है, सही, बिल्कुल, उसको भी साथ ले आना, इतना पूरे एतमाद जेल में जाने के लिए तो मैंने मियाँ नवाज साहब को कभी नहीं पाया। अच्छा, और उस जेल से निकल के जो खामोशी है, मुकम्मल ही खामोशी है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये कि खामोश हो जाएंगे बाहर आके? नहीं, वो जिस तरह की नारे लगा रहे थे जब वो जीटी रोड पे चढ़े हुए थे, जी, मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल, और ये वो और बहुत सारे वो दोनों, जिस पे आपने नज़म भी सुनाई थी, तुम्हें कब निकाला, तुम्हें कब निकाला, तुम्हें कब निकाला। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताएं कि चलें एवन फील्ड रेफरेंस पे वो बाहर आ गए, जो भी कह लें, बाकी जो रेफरेंसेस चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक वो पेशियां तो भुगत रहे, एहतसाब अदालत तो जाते हैं, फ्लैगशिप है, अल-अज़ीज़िया है, इसमें आपको लगता है कि ये केस ज़्यादा ख़तरनाक होगा एवन फील्ड के मुकाबले में, सादिया, जो या नहीं? जो अल-अज़ीज़िया है, इसमें जो इन्होंने डिफेंस ले लिया, वैसे तो अदालत ने फैसला करना है, पर मैं वैसे जो डिफेंस ले लिया वो बड़ा काउंटर एक्टिव है। आर्टिकल 66 का आपको पूछा गया कि ये तकरीर कौमी असम्बली में आपने की, वो सवालात, इनको सवालात दे दिए जाते हैं, घर से तैयारी करके रिटर्न जवाब दें, जो आम मुल्ज़िमों को नहीं दिए, वो भी अपनी मर्जी से, आज 10 के दे दिए, कल मजीद 10 के आ गए, सबके इकट्ठे तो नहीं जाते। फिर आपके ट्रायल में आपको ये भी सहूलत होती है कि आपको ज़मानत भी करानी नहीं पड़ती, ECL पे भी आप नहीं होते, आप अदालत से बाहर निकल के दरवाजे अदालत पे आप अदालत को भी और उस सारी कार्रवाई को भी और प्रोसेस को भी की भी तनकीद कर रहे होते हैं, और मीडिया में सामने आजकल खामोश है, पर ये पिछला ट्रायल तो इसी तरह चला है ना। उनको मेरा ख्याल है शायद एहसास हुआ हो, किसी ने एहसास दिलाया हो कि आर्टिकल 66 काउंटर प्रोडक्टिव डिफेंस है। ठीक है, आप देखें आर्टिकल 66 में आप क्या क्या रहे हैं। आर्टिकल 66 पर जब आप इंतज़ार करते हैं तो आप कहते ये हैं कि जो मैंने किया वो गलत किया या सही किया, पर गलत ही किया, लेकिन उस पे मैं कानून की कार्रवाई से और अमल दरामद से मुझे इस्तिस्ना है, बिल्कुल, मेरा फेल मुजरमाना होगा, मेरा कॉल मुजरमाना होगा, लेकिन आप उस पे मुझे पकड़ नहीं सकते। अब ये डिफेंस इसमें खुद एक तस्लीम है, एतराफ़ है, इकबाल है, ठीक है, कि आपने गलत कहा किया। अब आपने कौमी असम्बली में जो कहा
उस पे तो इस्तिस्ना हो सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी इज़ टू व्हाट इज़ सेड। ठीक है, यानी अगर मैं कौमी असम्बली में कहूँ कि फ़लाँ शख्स बड़ा चोर है, डाकू है, उसने ये बुरे काम भी किए, क्राइम भी किए, और इल्ज़ाम लगाऊं, तो वो शख्स चाहे कितने इल्ज़ामात गलत हों, मुझे अदालत में नहीं ले जा सकता अपनी हद तक इज़्ज़त के दावे के, ठीक, क्योंकि मुझे इम्यूनिटी है, मैं वहाँ जो भी कह लूँ। लेकिन इम्यूनिटी है बोले हुए अल्फाज पे। इम्यूनिटी इज़ ऑन थिंग्स सेड, सही, नॉट ऑन एक्ट्स डन, नॉट ऑन एक्ट्स डन। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं अगर कौमी असम्बली का मेंबर हूँ और कौमी असम्बली में जाके मैं कहूँ कि मैं कौमी असम्बली के बाहर अभी दरवाजे पे एक शख्स को गोली मार के, जान से मार के आया हूँ, और ये आपको बता रहा हूँ मिस्टर स्पीकर, तो इम्यूनिटी एक्ट को तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी ना। आपके कहने पे है, लेकिन जो कत्ल करके आए हैं उस पे तो नहीं उस पे मिलेगी। तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने एतराफ़ कर लिया है और वो इकबाली बयान है जो आपने दिया है कौमी असम्बली में, अगर वो इकबाली बयान है तो आपके इकबाल पे तो इम्यूनिटी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो आप कह रहे हैं कि मैंने तस्लीम कर लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, या मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है जी, मैंने ये तस्लीम कर लिया मेरे पास, या मैंने गलत मनी ट्रेल दी, तो मुझे आप नहीं सू कर सकते, मुझे आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। चाहे मैंने गलत मनी ट्रेल दी, चाहे मैंने गलत कह दिया दुबई स्टील मिल थी, फिर उसमें से उसको बेचा, कतर में इन्वेस्ट किया, या मैंने कह दिया कि उसका मशीनरी उठा के 15 साल बाद हम जद्दा ले गए, मशीनरी वहाँ। सो बेसिकली दिस डिफेंस इज काउंटर प्रोडक्टिव। जो कुछ आपको लगता है ये ज्यादा खतरनाक होगा पिछले रेफरेंस से? ये तो अब इसके बाद तो इनके लिए ज़्यादा खतरा होगा। मुझे ख्याल है कि इनको महसूस हो रहा है कि ये गलत कर चुके हैं, इसलिए ये खामोश है। ओके, इसलिए ये लाइंग लो। कोई डील शील वजह नहीं है, ये वजह है कि इनको पता है कि इनसे गलती हुई है। डील का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो वो पता लगेगी तो जिस तरह 12 जब होगी तो ही पता चलेगी। वो पता लगी थी, ये 7 साल तो डिनाई करते रहे थे, ठीक, इनकार ही करते रहे थे। ऐसी चीजें जब वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन ये इनको एहसास जरूर होना चाहिए कि ये इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, जो अपीलों में भी शायद, क्योंकि ये इनकी तरफ से अपनी तरफ से इन्होंने आर्टिकल 66 पे नसार कर लिया। ठीक है। अच्छा, नैब का कन्विक्शन रेट 7% है या 70%? मेरा ख्याल है कि फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल 70% है। ठीक है, अगर आप कन्विक्शंस वो डाल लेते हैं, प्ली बारगेन भी कन्विक्शन है। ठीक, उसको मिला के अगर देखें तो फिर 70% बन जाता है। फिर 70% बन जाती है, बन जाती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्ली बारगेन में निकले हैं, और वो प्ली बारगेन के सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये इट विल बी डीम्ड टू बी ए कन्विक्शन, और उसमें और भी डिसेबिलिटीज़ हैं कि आप लोन नहीं ले सकते, आप मुलाजमत नहीं कर सकते सरकारी, ये वो। तो ये प्ली बारगेन अगर मिला लें तो फिर चेयरमैन साहब मेरे ख्याल में दुरुस्त फरमाते हैं। लेकिन अगर प्ली बारगेन्स को निकाल दें और वैसे कन्विक्शंस इन ट्रायल हों तो फिर मेरा ख्याल है 70% तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने देखा है नैब में, मतलब बीच में रह के नहीं, जो मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, नैब की इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच बड़ी स्ट्रांग है, और वो कहीं ना कहीं से सबूत प्रूफ निकाल लाती है, और वो डिस्कवरी करने में वो काफ़ी उसमें सलाहियत है। ठीक है, यानी तफ्तीश में। ठीक है, लेकिन इस तगासे को चलाने में, यानी प्रोसिक्यूशन में, प्रोसिक्यूशन का मतलब यह है कि ये मैं कागजात ले आया हूँ, बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं किसी मुल्ज़िम की, समझ लीजिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की, ये मैं बैंक अकाउंट्स ले आया हूँ, ये डिटेल्स हैं, जो पढ़ते हैं अखबारों में छपते हैं, सब कुछ लोग कहते हैं ओहो हो ये वो कर दिया मियाँ साहब ने, ये कर दिया, ये भी किया, इतनी प्रॉपर्टी भी ले ली। अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने कानून शहादत और एविडेंस एक्ट की तरह के मुताबिक अदालत में पेश करना है। ठीक, वहाँ उसके मुताबिक पेश करना है। वहाँ अगर वाजिद ज़िया ही सारे डॉक्यूमेंट्स अकेला ही पेश करेगा तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वाजिद ज़िया अगर पेश करता है
और उससे कराते हैं तो फिर ये कुछ हर्फ नैब पे भी आता है कि इतना बड़ा। अब वो तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, ये डॉक्यूमेंट प्रूव उसने करना है जिसके सामने ये एग्जीक्यूट हुआ हो, बना हो, या जो उस पर तहरीर को पहचानता हो, या वो कह सकता हो कि जी ये मियाँ साहब की तहरीर है, मैं उनके साथ 10 साल काम किया है सेक्रेटरी में ये तहरीर, या फिर वो सरकारी तहवील से इस किस्म का डॉक्यूमेंट आया हो, किसी ऐसी तहवील से, कस्टडी से, कि जहां उसकी ऑथेंटिक होने पे शुबा ना किया जाए। दो बड़े अहम पॉइंट आपने बता दिए। एक तो प्रोसिक्यूशन वीक है, इसका इजहार मेरे ख्याल से तकरीबन तमाम ही लोग, चाहे हुकूमती जमात के हों या अपोजिशन के हों, बरमला करते हैं वक्तन फ़वक्तन। दूसरा, आपने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी जो डिस्कवरी करनी है उसमें ये लोग बहुत तेज़ हैं। सो अब यही इन्वेस्टिगेशन और यही डिस्कवरी जब आपकी पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ होती है, या वो बात करते हैं या रेफरेंस भेजते हैं या वैसे बुलाते हैं, किसी केस के अंदर नोटिस जाता है, जैसे अभी 13 दिसंबर को भी तलब किया हुआ है बिलावल साहब को और आसिफ जरदारी साहब को, उस पर फिर एतराज़ क्यों होता है? एक तो एतराज़ फ़नी एतराज़ है जिसमें इस वक्त मैं नहीं जा रहा हूँ, पर वो एतराज़ बदस्तूर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के साथ जो है पीटीआई के लोग जो हैं, उनको उस तरह से उनको नहीं तलब किया जाता, उनको उस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको एक ये उनको भी अभी नोटिस गए हैं। केपीके के चीफ मिनिस्टर को बुला लिया है, 14 तारीख को उनके वजीर को बुला लिया। तो ये जिसको मैं एतराज़ को मुनासिब समझता हूँ, पर मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लगता है कि वो मैं कहता हूँ आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ कि आपने ये क्यों किया, आप कहती हैं कि वो उसको उसने नहीं, भी किया। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। बिल्कुल ठीक है। मेरी जहाँ तक इत्तला है और इस मामले में और जो हमें ब्रीफ किया गया, क्योंकि मैं इस मामले में कंसल्ट नहीं हुआ हूँ एज ए लॉयर, सो उस लिहाज से मैं अगर कुछ कहूँगा, गो मैं पार्टी में खासी मुनासिब सी सीनियर पोजीशन में हूँ, तो ये सोचा जा सकता है कि जो ये बात कर रहा है ये पार्टी की और पार्टी पॉलिसी हो या उनकी तरफ से बात कर रहा है, आप वो नहीं कर रहे हैं, वो मैं नहीं, क्योंकि मैं पर जो हमें मतलब है ब्रीफ किया गया उसमें ये है कि ये बनाते तो 50 अरब 60 अरब 70 अरब जितने का भी फिगर ले जाए, उसमें सिर्फ 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है एक, जो कि जरदारी ग्रुप कंपनी का किसी एक ऐसे अकाउंट से हुआ है, और वो जो 1.5 करोड़ इधर से उधर गया है, वो उधर से इधर नहीं आया, इधर से उधर गया है, वो पूरा अकाउंटेड फॉर है ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी जरदारी कंपनी। इट इज़ अकाउंटेड फॉर ऑन दोज बुक्स एंड इन द टैक्स रिकॉर्ड एटसेट्रा। अब इस तरह अरबहा की तो बात छोड़ें, इसके बायस अगर आप मिसाल के तौर पे मुझे कोई मैं कोई गाड़ी किसी बंदे से ख़रीदता हूँ और वो मुझे कहता है कि जी आप इस अकाउंट में जमा करा दें पैसे, और मैं जमा करा देता हूँ, और अक्सर ये होता रहता है, वो अकाउंट नॉमिनेट कर देता है, उसमें मैंने गाड़ी ख़रीदी है, मैंने उससे पेपर ले लिए हैं, मैंने दस्तखत करा लिए हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन करानी है, वो कहता है आप इस अकाउंट में ये अकाउंट नंबर फॉर्मली भी लिख के दे देता है कि ये इस अकाउंट नंबर में जमा करा दें तो इट विल बी डीम्ड पेमेंट टू मी। ठीक है, तो मैं तो उसमें ही अकाउंट में जमा करा दूंगा। अगर वो फेक अकाउंट निकला तो उसका उस पर मुझ पे हरफ नहीं आ सकता अनलेस मच मोर इज एस्टेब्लिश्ड एंड प्रूव। आपको पता है आजकल सेल्फियों का तो तुम्हारे साथ भी होता होगा, जहाँ जाती होगी सेल्फी 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 सेल्फी, लोग आपके साथ ज़्यादा होता होगा? नहीं, मेरे साथ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा होता होगा, आप तो एक स्टार वैल्यू, आप बड़े स्टार हैं। अच्छा, नहीं तो हमारे साथ ये बड़ा होता है। तो मैं कई मरतबा मैं पूछ लेता हूँ सेल्फी लेने के लिए, चाहे बच्चा सा ही हो, यूँ हाथ करता है सेल्फी लेने के लिए, तो मैं उसको कहता हूँ भाई तुम्हारा नाम उज़ैर बलोच तो नहीं है? अब ये इस तरह कोई फंस जाए उज़ैर बलोच के साथ। अच्छा चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ये फेक अकाउंट्स वाले मामले पे
मैंने एक और इंटरव्यू में भी आपसे बात की थी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 25 सितंबर को JIT बनाई गई थी, उस पर भी बड़ा अहम एक सवाल है आपसे करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वॉचिंग 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल इदारों के तकद्दुस का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, खुसूसी तौर पे अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिनमें सर फहरिस्त आती है, वो ये शिकवा करते दिखाई देती है कि रियासती इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम नहीं कर रहे, इन इदारों के तकद्दुस को बहाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इदारे उस वक्त इनका तकद्दुस बहाल करने की कितनी कोशिशें की गई जब इन जमातों के अपने अदवार हुकूमत थे? क्या इनके नज़दीक तकद्दुस बहाल करना वो है कि तमाम के तमाम कवानीन या उनका इतलाक इस तरीके से हो जो इनकी आकाओं की मंशा के मुताबिक हो? आज हम आपको इसी तरीके की एक मिसाल जो है वो प्रोग्राम में देंगे। नैब ने 27 मार्च 2000 को नैब रेफरेंस 7 ऑफ 2000 को एहतसाब अदालत में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ दायर किया। अब इस रेफरेंस में थोड़ी डिटेल्स आपको बताएं कि इस रेफरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अपनी वालिदा शमीम अख्तर साहिबा की ज़ेर मिल्कियत ज़मीन पे रायवंड में अपने घर की तामीर के लिए 171.13 मिलियन ठेकेदारों को दिए, यानी कि ये वो रकम है जो रायवंड में अपने घर की तामीर पर उन्होंने खर्च की, उस पर लगाई। अब ये रकम नवाज शरीफ और उनकी वालिदा ने मुतल्लिका जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें जाहिर नहीं की। अब ये रेफरेंस का जो कज़िया है ये 2000 से 2014 तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। अब जिस तरीके से आपको बताया कि 27 मार्च 2000 को रेफरेंस दायर हुआ, उस वक्त नवाज शरीफ साहब अटक किले में ज़ेर हिरासत थे। 10 दिसंबर 2000 को शरीफ ख़ानदान को जलावतन किया गया। 12 अप्रैल 2001 को मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क होने की वजह से प्रोसिक्यूटर जनरल जो है नैब की, उनके दरख्वास्त पे इस मामले को मुलतवी कर दिया गया। फिर 25 अगस्त 2007 को मियाँ शरीफ के इंतकाल की वजह से उनका जो नाम था इस रेफरेंस के अंदर उसको खारिज कर दिया गया। 21 अगस्त 2008 को मामला नैब की जानिब से फिर सर्द खाने की नज़र हो गया, बावजूद इसके कि शरीफ फैमिली मुल्क में वापस आ चुकी थी और अब की बार मुल्ज़िमान जो थे वो बैरून मुल्क नहीं थे बल्कि मुल्क में थे। 17 जुलाई 2012 को चेयरमैन नैब ने केस खोलने की दोबारा दरख्वास्त दी। शरीफ फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। 2 रुकनी बेंच में फैसला इख्तलाफी था, मामला तीसरे जज यानी रेफरी जज के पास चला गया और इस केस को टेक्निकल बुनियादों पर खारिज कर दिया गया। अब ये 2000 से 2014 तक इस नैब रेफरेंस की, एक नैब रेफरेंस की मुख्तसर कहानी है, ये मुसाफत है इसकी। फिर नैब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा बुनियादी इसमें मामला है कि जब हम कहते हैं कि नैब, FBR या दीगर ऐसे इदारे जहां पर ऐसे लोग हमेशा से तैनात किए जाते रहे जो किसी ना किसी तौर से शरीफ ख़ानदान को रिलीफ फराहम करते थे, यहाँ पर भी हमें ये मामला नज़र आया कि नैब इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कोई इसको चैलेंज नहीं किया, वरना कानूनी तौर पर नैब इसके लिए भी पाबंद है। और दूसरा, हुदैबिया में भी हमने यही देखा था, वहाँ पर भी इसी किस्म का मामला जो है वो हमारे सामने आया था। और हर इदारे में शरीफ ख़ानदान की तरफ से जब मनपसंद अफसरान को तैनात किया जाता रहा तो उसका मकसद भी यही रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारा तहफ़्फ़ुज़ और हमारा बचाव किया जा सके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आगे मोड़ है कि नैब की बजाय FBR ने तहकीकात शुरू की। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि जब FBR ने तहकीकात का आगाज़ किया तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात करनी थी, लेकिन उनकी वालिदा की जो, क्योंकि ज़ेर ज़मीन मलकियत थी, उस घर पे जो रकम लगाई जो आपको बताया 171.13, वो रकम जो नवाज शरीफ साहब ने अदा की थी और टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की थी। लेकिन FBR ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात करने की बजाय मोहतरमा शमीम अख्तर के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और जिनको ये भी बताना चाहिए कि जानबूझकर, अब ये नाम आप सुन लीजिएगा, डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब जो कि मौजूदा मेंबर
टैक्स पॉलिसी एफबीआर हैं, अभी भी ये करंट मेंबर हैं, टैक्स पॉलिसी एफबीआर में हैं। उन्होंने एक जानबूझ के इंतहाई कमज़ोर ड्राफ्ट जो है वो बनाया। अब इस ड्राफ्ट के मुताबिक, जो कि डॉक्टर हामिद अतीक सरवर ने लिखा, नवाज शरीफ ने टैक्स इवेजन के लिए जो रकम टैक्स रिटर्न्स में यानी कि जाहिर नहीं की और कानून के मुताबिक उस पर 250% टैक्स पेनल्टी पड़नी चाहिए थी, इस टैक्स से उन्होंने मुबर्रा उनको करार दे दिया। यानी कि यहाँ पर एफबीआर की भी एक तरीके से आप देख लें कि अपने मनपसंद अफसरान की वजह से, या इस केस में जो हम डॉक्टर हामिद अतीक सरवर की बात कर रहे हैं, उनकी वफादारी भी शरीफ खानदान के साथ जाहिर हो गई। यानी शरीफ खानदान इक़्तिदार में हो ना हो, उनके मौजूदा लोग जो हैं, उनके तैनात करदा लोग किसी न किसी तरह इस सिस्टम का हिस्सा रहते हैं। अब ये जो 250% टैक्स पेनल्टी है, इसके खिलाफ वालदा नवाज शरीफ यानी शमीम अख्तर साहिबा कमिश्नर इनकम टैक्स एंड वेल्थ जोन 1 लाहौर में अपील दायर करती हैं, जो कि मुस्तरद कर दी जाती है और टैक्स पेनल्टी बरकरार रखी जाती है। 2005 में अपील मुस्तरद होने के बाद और शरीफ खानदान की 2007 में वापसी के बाद चाहिए तो ये था कि टैक्स डिपार्टमेंट लाहौर इसको आगे बढ़ाता, इस पे कार्रवाई अमल में लाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और बज़ाहिर 17.5 सालों बाद ये फाइल रिकॉर्ड से गायब कर दी गई। यानी कि गोया इस रिकॉर्ड का एक हिस्सा जो है वो ज़ाया कर दिया गया और शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ साहब, शमीम अख्तर साहिबा, उनके खिलाफ जो वाजिबुल अदा रकम थी, जो पेनल्टी थी, वो 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन इसमें भी आपके सामने हम 3 नुकात रखते हैं कि इदारों की किस तरीके से एक मुलव्वस होते हैं उनके अफसरान शरीफ ख़ानदान को रिलीफ पहुंचाने के लिए, कि एक तो नैब जो है वो एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट का है उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए नहीं जाता, दूसरी तरफ डॉक्टर हामिद अतीक सरवर एक बड़ा कमज़ोर ड्राफ्ट जो है वो तैयार करते हैं, उनको कैसे बचाया जाता है, टैक्स से मुबर्रा उनको करार कैसे दिया जाता है, और तीसरा इनकम टैक्स एंड वेल्थ ऑफिस लाहौर से अपील मुस्तरद होने के बाद यहाँ पर भी टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। अब ये किस तरीके से शरीफ ख़ानदान को जो मनपसंद तैनातियाँ मुख्तलिफ इदारों में की जाती रहीं, हमेशा से ही रिलीफ या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही हैं। ये डॉक्यूमेंट ज़रा देखिएगा, आपको दिखाते हैं। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स लाहौर, अपील जोन 1 लाहौर का ये डॉक्यूमेंट है। इनकी तरफ से 28/7/2005 को ये जारी करदा फैसला है, ये ऑर्डर है, दस्तावेज़ात आप देख रहे हैं। इसमें वाज़े तौर पे शरीफ ख़ानदान शमीम अख्तर को फेवर देने के लिए असेसिंग ऑफिसर डॉक्टर हामिद अतीक सरवर, जिनके बारे में आपको बताया कि ये मौजूदा मेंबर टैक्स पॉलिसी एफबीआर हैं, इन्होंने मुबैना तौर पर डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर इनकम को कम जाहिर करके कम करके दिखाया ताकि उन्हें टैक्स कम से कम अदा करना पड़े। अब ये फेवर देने का इल्ज़ाम किस पर है? डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब को, जो कि आपको बताया है कि अभी एफबीआर के अंदर मौजूद हैं। और इस दस्तावेज़ का सफ़ा नंबर 1 जो आप देखते हैं कि मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा ने 54 लाख एग्रीकल्चर इनकम जो है वो अपनी जाहिर की। अब अगर हम आगे चलें सफ़ा नंबर 2 की जानिब, और इसमें आपको दिखाते हैं कि जो असेसिंग ऑफिसर हैं डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब, उनकी करम नवाजी कि किस तरीके से इस डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर इनकम में से 15 लाख मिन्हा करके उन्होंने 39 लाख पर टैक्स लगाया। ये भी देख लीजिए कि जो असेसिंग ऑफिसर हैं, महज एक ख़ानदान या ख़ानदान के एक फ़र्द को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या अपने आकाओं से वफ़ादारी साबित करने के लिए जो डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर इनकम 54 लाख थी, उसको किन बुनियादों पे उन्होंने कम करके जो है वो 39 लाख के ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो लगाया है, 15 लाख जो हैं उससे अलग कर दिए। फिर आगे इन्हीं के हवाले से इसमें लिखा हुआ है कि ये जो काम उन्होंने किया है ये महज अंदाज़ों पर, कयास आराइयों पर और मफरूज़ों पर किया है, गेस वर्क है, कंजेक्चर्स हैं। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि इससे पहले के जो 3 साल हैं उसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो ज़रई जो आमदनी रही है, ये जो इनकम टैक्स रहा है, वो कई बड़ी अमाउंट पे लगता रहा है। तो एक मिसाल तो हमारे सामने ये भी आ गई कि किस तरीके से इन इदारों के अंदर जो कमर ज़मान चौधरियों की और ज़फ़र हिजाजियों की एक फ़ौज, ज़फ़र मौज है, वो हमेशा से शरीफ ख़ानदान के लिए कैसे उनकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रही है। जी एतज़ाज़ साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? मैं तो काफ़ी वक्त लिया आपका, आप
देखते रहे, लेकिन नहीं नहीं, बड़ा आपने ठोस शवाहिद पेश किए हैं। मैं तो सादिया, ये तो आपने एग्जेक्टिव की बात की है ना, मैंने तो बार बार कहता हूँ और मिसालें दे के कहता हूँ, 1993 की, 1996 की, 1997 की, 1998 की, 1999 की, 2000 ये 16 की, 17 की, 2018 की के जुडिशरी जो है उसका इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट जो है ठीक, वो नवाज शरीफ के साथ के हक में है। और जुडिशरी इन्होंने हमला कराया है सुप्रीम कोर्ट पे, कोई इससे और बात होती, इन्होंने जजेस को फोन करके और बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब को सजाएं दिलवाई और ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं दिलवाई और सारी जायदाद जब्त करवाई। वो जज फारिग हो गए, बिल्कुल, इनकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ इन्हें। तो ये तो असल लाडले जो इस सिस्टम के हैं वो ये हैं। वो चाहे इमरान को कहते रहे, हमें कहते लेकिन अभी रहे, भी अगर वजीर आजम साहब को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि इन्हीं के लोग इदारों में बैठे हुए हैं या उनको नहीं हटाया जाएगा, उनको नहीं तब्दील किया जाएगा, तब तक तो बात वो जो एहतसाब चाह रहे हैं वो नहीं होगा। हाँ, वो उसको क्लेंजिंग तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अभी जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब जो हैं, उनकी रिटायरमेंट में भी चंद दिन ही बाकी रह गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका ये जो जुडिशल एक्टिविज्म था, बड़ा एक तो कहते हैं ना एक इफ्तिखार चौधरी वाला जुडिशल एक्टिविज्म था, आपको दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है? कैसे देखते हैं साकिब निसार साहब को बतौर चीफ जस्टिस? साकिब निसार इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ज़रा आगे निकल गए। अच्छा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने कोर्ट रूम से बाहर कभी नहीं गए थे। मेरे उनके साथ इख्तलाफ थे उस पर, और मेरे इख्तलाफात बड़े वाज़े भी हुए। मैं सितंबर 2011 में मैंने उनसे शिकायत की, मैं उनके आगे पेश नहीं हो रहा था, मैं पेश ही नहीं हुआ, मैंने उनको बहाल कराया और अपने दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने और मैंने बहाल कराया। और जिस दिन बहाल हुए मैंने ऐलान कर दिया कि मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के रूबरू पेश नहीं होगा। ठीक है। उनको इससे शिकवा था मेरे से, पर मैंने उनसे कुछ लेना कुछ देना नहीं था, कोई बेल नहीं करानी थी, कोई स्टे नहीं लेना था, पर मैंने उनके साथ बड़ा इख्तिलाफ किया और बार बार किया कि ये जो एक्टिविज़म वो है, ये सुओ मोटो को वो बहुत इंतहा पे 2 बोतलें पकड़ी गई, एक फिल्म स्टार से जी। तो उस पे भी सुओ मोटो सारा आलू प्याज की कीमत, चीनी की कीमत इतनी अनरियलिस्टिकली कि वो सारी मुश्किल में पड़ गई सारी इंडस्ट्री। तो ये काम नहीं था उनका। साकिब निसार साहब आगे निकल गए। साकिब साहब कमरा अदालत से निकल के अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और प्राइवेट इदारों पे भी आप खुद जाना शुरू कर दिया आपने। ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। वो क्या करें, वो जिस तरह डैम्स बनाने के मामले में भी वो पानी के लिए नहीं, डैम्स बनाने का तो उनका एक, अब वो जहां जहां काम नहीं करते, अब जिस तरह वो थर में मसला है वो मिट्टी भी जा रहे हैं। मतलब ये है कि ये काम अदालत में बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको उनके बाहर निकलने पे एतराज़ है? मुझे एतराज़ को अगर आप ज़रा नर्म इससे कर दो कि मैं उससे से इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, एतराज़ आपने नर्म किया है तो इख्तलाफ नर्म किया है। क्या बात है, ये आप ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है। एतराज़ को नर्म करके इख्तलाफ आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि बड़े कल तवील तरीन काबीना का सेशन चला है, 100 रोज़ा कारकर्दगी, कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के वज़रा की या पूरी इस हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी को? और अगर मैं आपसे पूछूं इसको कंपेयर करें पिछली हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी से। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं सादिया, पहली चीज़ तो ये है कि ये इमरान खान को ख़बर नहीं किसने मशवरा दिया है और उसकी मशावरत का दायरा ज़रा कमज़ोर है। 2-4 के अलावा तो बढ़ता भी चला जा रहा है। 2-4 के अलावा उनको कोई मशवरे भी ठीक देने वाला नहीं।
ये 100 दिन की कैद के 100 दिन में देखिएगा हम क्या करेंगे, ये पार्लिमानी निज़ाम में कभी नहीं होती। बरतानिया में नहीं होती 100 दिन प्राइम मिनिस्टर के देखे जाते। प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम में होती है। अमेरिका की ये रवायत है। रवायत क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारे इंतज़ामी और एग्जेक्टिव पावर्स लेके आके प्रेसिडेंट बनता है। उसकी एग्जेक्टिव पावर्स भी बड़ी वसी होती हैं। तो उससे तवक्को की जा सकती है कि 100 दिन में वो ही कैन टेक एक्शन। पीटीआई को ये इल्म था, पहले से इल्म था, इलेक्शन होने से भी पहले से इल्म था कि पीटीआई सारी सीटें भी जीत जाए तो सेनेट में मेजॉरिटी नहीं बना सकती। सेनेट में मेजॉरिटी ऑपोजिशन की रहनी है। इसीलिए उन्होंने वो ऑर्डिनेंस लाने वाली बात भी की है। वो तो बेवकूफ़ाना है ना। वो तो ऑर्डिनेंस आप लाएं और सेनेट में मेजॉरिटी आपकी ना हो, आप अकलियत हो, तो तीसरे दिन वो ऑर्डिनेंस को के खिलाफ सेनेट करारदाद कर दे। अच्छा, तो ऑर्डिनेंस खत्म। ओके, सेनेट में अक्सरियत जो है वो करारदाद मंजूर कर दे तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। करारदाद पास हो जाए, करारदाद पास हो जाए, रिजेक्टिंग द ऑर्डिनेंस तो रिजेक्ट हो जाता है। वो खत्म हो गया, ऑर्डिनेंस खत्म। दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस में मेजॉरिटी हाउस की ये फैसला कर दे कि ये हम मुस्तरद करते हैं ऑर्डिनेंस को, तो वो जो 120 दिन लिखे हुए 4 महीने के ऑर्डिनेंस 4 महीने चल सकता है, वो भी नहीं चल सकता, वो चौथे दिन खत्म हो जाएगा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यानी चौथे दिन खत्म यानी ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। ऑर्डिनेंस की मतलब आपको लगता है ऑपोजिशन जमातों से बात करनी पड़ेगी, लचक इस मामले में दिखानी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस इज नो सोल्यूशन। ऑर्डिनेंस इज नो सोल्यूशन। ओके, आपने जो अभी कहा कि ये पार्लियामान में या पार्लिमानी तर्ज में नहीं होता, सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे होता है। ये जरदारी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। क्यों लग रहा है जरदारी साहब को भी या पीपल्स पार्टी को भी कि इमरान खान साहब 1 यूनिट चाह रहे हैं, 18वीं तरमीम के खात्मे चाह रहे हैं? क्यों जरदारी साहब ने कहा है? वो तो फवाद चौधरी साहब ने खुद फरमाया है कि 18वीं तरमीम में तरमीम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ 18वीं तरमीम कुछ शिकों पे कोई कुरानी आयत तो नहीं है ना, उसमें तरमीम बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए जहाँ अगर कोई गलती है। पर 18वीं तरमीम के तरमीम करने से पहले एक बड़ा कंसेंसस होना ज़रूरी होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम ने शनाख्त दी है सूबों को। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नाम दे के नहीं, सूबों में इख्तियारात तफवीज़ हुए हैं, उनके पास इख्तियारात गए हैं। बट सर, उस पर बात करने को भी ऑपोजिशन, यहाँ हुकूमत 18वीं तरमीम की चंद शिकों का जिक्र करती है, उधर ऑपोजिशन शोर मचा देती है। वो छुरियाँ, चाकू, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी के गंडासे निकाल के बाहर आ जाते हैं कि सुनेंगे भी नहीं 18वीं तरमीम का नाम। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ना। सुन तो लें कि वो क्या क्या चाह रहे हैं, कौन सी शिकों में तरमीम की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई उससे बात करने, डायलॉग करने से इनकार नहीं कर सकता किसी भी इशू। इसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़रा को कुछ लहजा नरम रखना चाहिए। ठीक, आपका भी वो एतराज़ है जो बाकी नहीं, मैं कहता हूँ वो जो करना चाहते हैं उनको इख्तियार। अगर वो एहतसाब करना चाहते हैं एहतसाब करें, अगर वो तरक्की की तरफ करना चाहते हैं तरक्की करें, अगर वो इमारतें गिराना चाहते हैं इमारतें गिराएं। ये उनका गवर्नमेंट का गवर्नमेंट इख्तियार है, पर लहजा तो नरम रखें। लहजा नरम रखना हुकूमत का काम ही, लहजा नरम रखना। बिल्कुल सही। एक ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं तो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, हम फेक अकाउंट्स की जो तहकीकात के लिए GIT बनाई गई उसका जिक्र कर रहे थे। आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था
कि जिस मुकदमे में FIR, तफ्तीश और फिर चालान दाखिल हो चुका हो, उस मुकदमे में GIT नहीं बन सकती, ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। अब आपके इस इंटरव्यू के चंद दिनों के बाद आपके साबिक दोस्त इफ्तिखार चौधरी साहब से हमने ये सवाल किया था, वो क्या जवाब देते हैं, पहले मैं चाहूँगी ज़रा वो देख लीजिए। जी, ये जो फेक अकाउंट्स वाला मामला चल रहा है, उसमें अनवर मजीद, उनके बेटे जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, कितने लोगों के नाम आ रहे हैं। अब ये एतजाज़ साहब ने मेरे प्रोग्राम में क्लेम किया है कि अब तो 70 के करीब हो गए हैं फेक अकाउंट्स की तादाद। वो कहते हैं कि जिस मुकदमे में FIR, तफ्तीश और चालान दाखिल हो चुका हो, उस पे GIT नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने मुखालफत की थी जरदारी साहब के इस मामले में, फेक अकाउंट्स के मामले में GIT के बनने की। इज दिस ट्रू? नहीं नहीं, क्यों नहीं बन वो सकती कहते हैं ऐसी मिसाल ही नहीं है माजी में। नहीं नहीं, बहुत सी मिसालें हैं, क्यों नहीं मिसालें हैं, जहां पर जो है ना ये हमारे जितने एंटी टेररिज्म के केसेस हैं वो केसेस चालान पेश हो जाता है, क्योंकि उसका तो लिमिट है, लेकिन उसको कहते हैं तितमा चालान होता है, इंटरम चालान। उसके बाद GIT बन जाती है, एविडेंस रिकॉर्ड होता रहता है, वो फिर लेकर भी आ जाता है। फिर कोर्ट के पास खुद भी पावर्स होती हैं, CRPC में सेक्शन है इस किस्म के कोर्ट खुद जो है ना कहती है फलां विटनेस को बुला लो, क्योंकि एविडेंस है उनके पास। तो उस सूरत में ये कहना गलत है, मैं उनके साथ इस पर इत्तेफाक नहीं करूँगा। ठीक है जी, एतजाज़ साहब वो नहीं इत्तेफाक कर रहे इस चीज़ पे, वो कह रहे मिसालें मौजूद हैं। तो मिसालें दे देते 2-3। मैंने तो कहा कि मिसाल ही नहीं है। देखिए, एक दफ़ा अदालत कॉग्निजेंस ले ले, ठीक है, तो फिर वो अदालत उसके हवाले हो जाता है ये मुकदमा। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, दिस कोर्ट, दैट कोर्ट, वो नहीं। दी कोर्ट कॉम्पिटेंट इज द कोर्ट दैट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इट, द इशू। उसके बाद दीगर कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती। वो अगर बनानी चाहे वो को ट्रायल कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट नहीं आप कहते हैं बना, ट्रायल कोर्ट के अलावा कोई नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, अब एक सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला भी है, उसकी भी ज़रा बता दें कि कोई ऐसी है अदालती तारीख में मिसाल, आज़म स्वाति वाले मामले में GIT बनी, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें कहा रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी का मिसयूज़ उन्होंने किया है। अब इस पे अथॉरिटी के मिसयूज़ पे 62(1)(f) क्या बन सकता है, क्योंकि इसका इंदिया जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 62 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। देखिए, 62(1)(f) जो है ये इस पे कार्रवाई तो हो सकती है, क्योंकि है, मैं इसके वैसे ख़िलाफ़ हूँ इस क्लॉज के 62 के। और हम मियाँ नवाज शरीफ के पास ये प्रपोज़ल हमने दिए थे, 2 प्रपोज़ल रखे थे। एक रखा था कि 62(1)(f) को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वेग है, ओके, सादिक और अमीन। अब मैं अगर अपने पोते से खिलौना छुपा लूं और कहूं कि ये खिलौना उड़ गया है, वो उकाब लेके उड़ गया, वो चिड़िया लेके उड़ गई, सादिक नहीं रहे आप। अब मैं सादिक नहीं रहा। अब वो वीडियो पे कैप्चर हो जाए, होम वीडियो, फैमिली वीडियो पे, और वो निकाल दूं कि जी एतजाज़ अहसन जो MNA है वो झूठ बोल रहा है अपने पोते से, तो इसकी वेग हैं डेफिनेशंस। ओके, तो इसको हमने कहा कि इसमें इस्लाह की जाए, और दूसरी 184 क्लॉज 3 की अपील जरूर होनी चाहिए। अपील तो हक है, इंसानी हक है, फंडामेंटल राइट है। 3 जज अगर आपके खिलाफ फैसला करते हैं 184(3) के तहत, तो ये लार्जर बेंच के आगे 5 जजेस या 7 जजेस के आगे उसकी अपील होनी चाहिए। इंट्रा कोर्ट अपील उसको कहते हैं। सही। और वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी इंस्टीट्यूट कर सकती है अंडर द रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स। पर ये मामला, मेरा जो मानना है, ये सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नहीं करना चाहिए, अनलेस एक सूरत में कर सकती हैं, या 1-2 सूरतें। एक सूरत यह है कि इकबाल जुर्म हो, बंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने इकबाल करे, ठीक है, कि मैंने ये गलत बयानी की है और ये झूठ बोला है, इससे ये फ़ायदा हुआ है। 420 का भी केस बनता हो, निकलता हो कि चीटिंग करके, झूठ बोल के मैंने फ़ायदा हासिल किया हो। एक तो ये है कि ये अगर इन द फेस ऑफ द कोर्ट कोई एडमिट कर रहा हो, फिर आप 62(1)(f) कर दें, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये ट्रायल पे जाना चाहिए। ट्रायल पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मामला भी है, और उसमें तो आप खैर वकील भी हैं, जुल्फी बुखारी के।
जुल्फी बुखारी के केस के अंदर, जिस पे बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे दुख भी हुआ, कितना कोई शायबा है अकरबा परवरी का, नेपोटिज्म का, इमरान खान के दोस्त होने का? क्या चांसेस क्या है उसमें जुल्फी बुखारी के जीतने के? आप वकील हैं उनके। चांसेस तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो अदालत ही फैसला कर सकती है। पर मुतमईन मैं हैं आप अपना अभी तक? मौक़िफ़ जो मैंने अदालत में भी पेश किया, मैंने ये पूछा गया कि इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर लगने की। मैंने कहा उसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए सिर्फ। क्या? मैंने कहा वो वज़ीर आज़म का एतमाद उस पे हो। वज़ीर आज़म मशवरा अगर करना चाहते हैं किसी जट बूट से, वो कर सकते हैं। ठीक। और मैंने कहा आप इसको हटा दें जुल्फी को, और फिर भी वज़ीर आज़म इससे मशवरा करना चाहे तो कोई रोक सकता है कि बुला के शाम को कहे कि जुल्फी आओ बताओ ये। मैं कहा वो बराक ओबामा से मशवरा करना चाहे तो कोई रोक सकता है? वो महातिर मोहम्मद से मशवरा करने चले गए जो कि नॉन नेशनल है, कोई रोक सकता है? दूसरी मेरी गुजारिश है कि मशवरा देने के वक्त अगर जब IMF और वर्ल्ड बैंक आते हैं तो वो डुअल नेशनल्स होते हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं, बीच में इंडियंस हैं इन दी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक बैठे हुए, और वो हमारी अंतड़ियों के अंदर से भी एक्सरे करके निकाल के और कहते हैं कि ये फैसला करो, ये फैसला करो। तीसरी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक डुअल नेशनल का होना ज़्यादा कामयाब तजर्बा होगा, क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ, वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ज़रिए वो वहाँ जा सकता है जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट उसको नहीं लगा। बिल्कुल सही। चौथी बात ये कि अंडर आर्टिकल 62 जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है इफ़ ए पर्सन अक्वायर्स ए नेशनलिटी, इफ़ ए पाकिस्तानी सिटीजन अक्वायर्स अनदर नेशनल। जुल्फी डिड नॉट अक्वायर नेशनलिटी, वो उसको तो वो पैदा वहाँ पे हुआ, तो उसने अक्वायर ही नहीं की। उसने अक्वायर किया तो पाकिस्तानी नेशनलिटी अक्वायर की है। तो मेरी और भी दलाइल हैं मेरे, पर उसमें मैंने उसकी क्वालिफिकेशंस में भी मैंने कहा है कि उसने जो काम किए हैं। बिल्कुल। और आपने मुराद का भी कहा कि वो नहीं ले रहे हैं, हम मुराद को नहीं ले रहे। ठीक, मुशीर बने तब से वो मुराद भी नहीं ले रहे हैं। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।